हे हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू आर्कजेनेसिस एंड जो आज की वीडियो होने वाली है इट इज़ ऑल अबाउट द इन्वायरमेंट कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स। काफ़ी डिटेल में देख करने वाले हैं और मैंने काफ़ी सोचा इन्वायरमेंट के बारे में, क्योंकि इन्वायरमेंट की सीरीज स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट 7 से लेकर 10 वीडियोस बनानी पड़ेंगी और उसमें मुझे लगा कि अभी टाइम सा इतना नहीं है। तो बड़ा प्यारा सा कोट मैं हमसे बोलता हूँ, जीनियस इज़ वन हु नोज़ व्हेन टू स्टॉप। अभी के लिए हम वो टारगेट कर लेते हैं जो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। लाइक 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्टली इस टॉपिक से आने वाले हैं, चाहे वो नाटा का हो या जेई का हो। इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कन्वेंशन क्या है, प्रोटोकॉल क्या है। जो स्टैटिक नॉलेज है वो हम कभी बाद में देखेंगे। लेकिन कई सारे प्रोटोकॉल के बारे में बात की जाती है, वियना कन्वेंशन, माउंटेन प्रोटोकॉल, COP21, ये जो भी आती है, पेरिस पीस क्लाइमेट डील, ये सारे की सारी आपको आज मैं डिस्कस करूंगा और आई विल मेक इट क्रिस्टल क्लियर फॉर यू। आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कैसे याद करना है, ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल में जाकर हम डिस्कस करेंगे कहाँ से चीज़ कैसे निकली है, ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी है। और कुछ काफ़ी इंटरेक्टिव होने वाला है, जिसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में जवाब भी देना है। नहीं दोगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि आपने पूरी वीडियो देखी है। ठीक है। और बिफोर बाई स्टार्ट तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे क्रैश कोर्स हैं, एक क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा, और इसको दिखाता हूँ मैं। सो इट इज़ अ फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज चल रही है। आप ऐप डाउनलोड कर लेना, आर्क जेनेसिस की ऐप है हमारी खुद की, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसको आप रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत सस्ता है, रीजनेबल कोर्स है। 7 क्लासेज होंगी, इसमें 2 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं, बट यू विल गेट दी रिकॉर्डिंग फॉर दैट। 7 असाइनमेंट्स होंगे और 1 फुल एंड टेस्ट होगा, जिसके अंदर क्लास के बारे में बता दिया है। 1 और 2 क्लास होगी प्लान एलिवेशन से रिलेटेड होगी, क्लास 3 और 4 जो होगी जीके की होगी, 5 जो होगी सन ओरिएंटेशन, 6 जो होगी इन्वायरमेंट की, जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पर कुछ और भी डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग में। और जो आपके असाइनमेंट्स होंगे यहाँ पर ये आ जाएगा, फुल एंड टेस्ट होगा। बहुत सस्ता है, आई थिंक इट इज़ 900 रुपीज़। अभी आप ज्वाइन करते हैं तो ठीक है। चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आर्क जेनेसिस ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलो वापस आते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि आराम से पढ़ो, बिल्कुल रिलैक्स होकर, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन हम थोड़ा उसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में डिफरेंस क्या है। हम बहुत सुनते हैं कि सम्मेलन होता है। कन्वेंशन का मतलब होता है, वी कॉल इन हिंदी इट इज सम्मेलन। सम्मेलन को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? इट इज कन्वेंशन। तो कन्वेंशन प्रोटोकॉल में कोई डिफरेंस है। देखो कन्वेंशन का मतलब क्या है। कन्वेंशंस आर पास्ड व्हेन सेवरल कंट्रीज, सम्मेलन है, लाइक देर आर सो मेनी डिफरेंट कंट्रीज, दे कम टुगेदर एंड डिस्कस एनी पर्टिकुलर इशूज। पर्टिकुलर इशू क्या हो सकता है? ये इन्वायरमेंट का हो सकता है, ये स्पेस का भी हो सकता है, जैसा अभी बात चल रही है स्पेस टूरिज्म के बारे में। ये कोविड का भी हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, वो साइड ट्रेड का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। कन्वेंशन यूजुअली लेज डाउन जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉज। तो क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं, दे कम अप विद एन आइडिया कि हम ये करने वाले हैं, उसको फॉलो करेंगे, ये कन्वेंशन होती है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल इज बेसिकली क्वाइट सिमिलर टू एन अमेंडमेंट, मतलब उसमें संशोधन की बात की जाती है। कन्वेंशन आया, लोगों ने बात करी आपस में बैठ के। प्रोटोकॉल में क्या होता है, उसको चेंज करना चाहते हैं, कुछ उसमें और चीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो उसको बोला जाएगा प्रोटोकॉल। इट इज़ बेसिकली अ डॉक्यूमेंट दैट इज लीगली बाइंडिंग, और ये लीगली बाइंडिंग होता है, हर पार्टी को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दैट अलाउज ऑल्ट्रेशन एंड अमेंडमेंट टू द मेन ट्रीटी। और जो मेन ट्रीटी में कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स यूज होंगे, इसलिए ध्यान से समझना। ठीक है, अमेंडमेंट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटोकॉल। क्लियर है? अगर मैंने ये डाल दिया है, आप इसको और देख सकते हैं कि ट्रीटी, प्रोटोकॉल और कन्वेंशन में डिफरेंस क्या है। ट्रीटी का मतलब क्या होता है, जैसा आपने मेरा पेड कोर्स लिया तो एक ट्रीटी साइन हो जाएगी कि यू पे 1000 रुपीज़ और शायद 900 रुपीज़ है, एंड देन आई विल प्रोवाइड यू 7 क्लासेज। तो इट्स अ ट्रीटी बिटवीन यू एंड मी, है ना। तो इसको बोलेंगे एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। इसको एग्रीमेंट तो इंटरनेशनल भी हो सकता है, हम दोनों के बीच में भी हो सकता है, बिटवीन 2 पार्टीज, और इवन मोर नेशंस के बीच में भी हो सकता है, 2 पार्टी हो, 3 पार्टी हो, जैसे सार्क, SAARC। तो अगर ये आपस में कोई ट्रीटी साइन करते हैं तो देर आर 7 कंट्रीज। सेम चीज़ होती है प्रोटोकॉल, तो बता दिया लीगली बाइंडिंग होता है, ऑल्ट्रेशन पे काम किया जाता है। कन्वेंशन क्या है? सम्मेलन है। इट्स अ कन्वेंशन इज समथिंग दैट हैपेंस प्रायर टू अ ट्रीटी बीइंग फॉर्म। ट्रीटी कैसे करोगे आप? पहले एक सम्मेलन होगा ना, डिस्कस करेंगे क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। लीगली बाइंडिंग होती है, लेकिन अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें तो कन्वेंशन थोड़ा सा लीगली बाइंडिंग इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आते हैं ग्लोबल प्लान ऑफ एक्शन टू कॉम्बैट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। तो ये ट्रीटी है कि कोई भी कंट्री ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रमोट नहीं करेगा, तो ये एक ट्रीटी है।
प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल, ये आज बताऊंगा क्योटो प्रोटोकॉल में क्या ऐड हुआ था, वियना कन्वेंशन का ही पार्ट है ये। फिर जेनेवा कन्वेंशन, तो जेनेवा कन्वेंशन में लोग आए, आपस में बात करी कि हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा। कुछ नए टॉपिक डिस्कस करते हैं। इन्वायरमेंट मेरा फेवरेट टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, इन्वायरमेंट की या फिर ग्लोबल वार्मिंग की, हम हमेशा यही बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। चलो एक काम करते हैं, पूरी हम हिस्ट्री देखते हैं अपनी अर्थ की। अगर हम लोग पिछले 8 लाख साल की देखा जाए हिस्ट्री देखते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो ऐसे से बढ़ती है, कभी ज़्यादा होती है, यानी ग्राफ की तरह बनता हुआ आता है। तो पहले तो आप ये भूल जाओ कि जो क्लाइमेट चेंज है वो पहली बार हो रहा है, नहीं, उससे पहले भी हो चुका है। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है, जो क्लाइमेट होता है वो चेंज हो जाए। अगर जहाँ पर आप रहते हैं और वहाँ पर रेनफॉल होती है और नहीं हो रही है, तो यू विल से कि इट इज़ अ क्लाइमेट चेंज। अगर रेनफॉल नहीं होती वहाँ हो जाए, और अगर नहीं होती है और वहाँ पर हो जाए। क्लाइमेट चेंज का मतलब सिंपल सा मतलब है। सो क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ न्यू फिनोमिना, ये बहुत पहले से होता हुआ है। इवन CO2 कंसंट्रेशन इज ऑल्सो नॉट अ न्यू फिनोमिना। उससे पहले भी देखेंगे तो 250 तक गया था, 200, एक बार देखेंगे तो शायद 280 तक गया है, और आज हम देखेंगे तो अराउंड 400 के आसपास की तरफ पहुंच रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कम होती है, इट्स अ नॉर्मल फिनोमिना। ठीक है, जैसे यहाँ पर आता है कि आइस स्टेज को बोलते हैं प्लिस्टोसीन एज। प्लिस्टोसीन एज आपने शायद मूवी देखी भी होगी, तो वही चीज़ बात करते हैं। आइस एज के टाइम पीरियड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर क्या कम होती चली गई। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर आइस एज कम होती है, तो आइस एज में कम होती चलेगी ड्यूरिंग द आइस एज। उसके बाद हम देखेंगे कि जो फर्स्ट सिविलाइजेशन आई, फिर रोमन एम्पायर, ये सब आपको याद हो गया होगा। फिर IR, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कहाँ से स्टार्ट हुआ ये होता है 1770s में। स्टीम इंजन, कई सारी चीज़ें, मिल्स ये आई, और यहाँ पर सब कुछ मशीनीकरण हो गया। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद से हमारा जे कर्व देखने को मिलता है। जे मतलब ऐसा एक्सपोनेंशियल कर्व देखने को मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती ही जा रही है, और ये एकदम से रिलाइज नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है 70s से पहले, लेकिन उसको होते 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 ये 1950s से पहले किसी को पता ही नहीं चला, यहाँ तक आते हुए, यहाँ के आसपास। फिर लोगों ने समझना स्टार्ट किया। उसकी जो स्टोरी है वो भी हम बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, कैसे कैसे चीज़ निकल के आई। ठीक है, इन्वायरमेंट में अगर हम देखें तो 17% जो होता है इट इज़ मेड ऑफ द नाइट्रोजन, एंड 21% इज मेड ऑफ द ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, इट इज लेस देन 0.04%। फिर क्वेश्चन ये भी आपके माइंड में आया होगा कि सर इतना कम है ये, तब भी इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाँ, यही है, क्योंकि जो ये गैस होती है, ये स्टेबल गैस हैं, ये वेदर फिनोमिना में किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करती हैं। जो माइनर गैस होती हैं, ये वाली लेस देन 1% समथिंग गैस हैं, वो ही ज़्यादा इशूज़ क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर होगी कि क्लाइमेट चेंज होना, ये ग्लोबल वार्मिंग होना, ये ग्लोबल कूलिंग होना, तो ये भी कोई नया फिनोमिना नहीं है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कम थी, तो इसको बोलेंगे हम लोग आइस एज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है, ये हीट को ट्रैप करती है। व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रीन हाउस गैस? इट इज़ एबिलिटी ऑफ अ गैस टू ट्रैप द हीट, दैट्स कॉल्ड द ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो यहाँ पर ठंडा रहा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है। अब बढ़ता हुआ जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि वार्मिंग बढ़ती जा रही है, इसलिए बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। अच्छा, अभी एक आपको कॉन्सेप्ट और बताता हूँ मैं। आपकी एज आई थिंक मान लेते हैं 20 ईयर्स है, आपके फादर की एज मान लेते हैं 45 ईयर्स है। गुप्ताज के बारे में बात करते हैं तो 10 सेंचुरीज के बारे में बात करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500, 2500 साल पुराने की बात करते हैं, 8 BC में, 4,500 साल हो गए। लेकिन हमारे जो अर्थ का जो टाइम रहा है ना, वो इतना बड़ा रहा है कि हम न्यूमेरिकल उसको फिगर लिखना स्टार्ट कर दें ना, हम नहीं कर सकते। क्योंकि हमारी जो लाइफ है, हमारी जो अर्थ की है, वो कितनी है अर्थ की लाइफ, वो बोली जाती है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब 4.6 बिलियन ईयर्स। इसको लिखने बैठोगे ना, आपको आइडिया ही नहीं होगा। तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या करा, पूरी जो अर्थ है उसको डिफरेंट एयन एरा पीरियड में डिवाइड कर दिया गया इस चीज़ से, और इसको बोला जाता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, कभी सर्च करना इस टॉपिक के बारे में गूगल पर, पढ़े लिखे बच्चे हो आप सर्च कर सकते हो।
तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, हमारे जो अर्थ की जो हिस्ट्री रही है उसको डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर दिया गया कि जो इस वाले फेज में किसने डोमिनेट किया, ये फेज हो चला गया। जैसे इसको बहुत इसका तरीका बता सकता हूँ कि कैसे याद करते हैं। जैसे आपको बताता हूँ कि ये जो बोला जाता है आर्कियन पीरियड बोला जाता है, इसको प्री कैम्ब्रियन, क्योंकि ये पूरा का पूरा कैम्ब्रियन पीरियड था। कैम्ब्रियन आता है, फिर ओडोवियन, सुलेरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, तो इसको बोला जाता है पैलियोजोइक टाइम पीरियड। फिर ट्राइसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस। जुरासिक मूवी देखी होगी आपने, डायनासोर वाली, तो ये यहाँ पर ही डोमिनेट किया, यहाँ पर मेसोजोइक में। फिर क्वार्टरनरी और टर्शियरी पीरियड रहता है, और जब हम ह्यूमन के बारे में बात करें तो हम लोग सिर्फ 1.6 मिलियन ईयर्स पहले ही आए हैं, तो आप समझ सकते हो। तो ये इयोन होता है, तो यहाँ पर पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक, उसके बाद इसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। ये बहुत ही बेसिक ग्राफ है, बहुत ही बेसिक डायग्राम है, आप सर्च करोगे बहुत डिटेल में आपको मिल जाएगा, अगर इंटरेस्ट है पढ़कर देखना। एक फैक्ट और बताता हूँ मैं आपको, अगर हम लोग इस पूरे के पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को 24 आवर्स में डिवाइड कर दें तो हम सिर्फ 4 सेकंड पहले ही आए हैं। लाइक अगर मैं आपको पूरा 24 आवर्स का घंटे बनाऊँ और यहाँ पर, तो शायद हम लोग, हमारी जो ह्यूमन हिस्ट्री इतनी सी है सिर्फ 4 सेकंड की, और ये कितना है पूरा सर्कल 24 आवर्स का है, क्योंकि हमारा सिर्फ 4 सेकंड का ही हम लोग इतिहास जानते हैं। हमारी एग्जिस्टेंस ही 4 साल की, 4 सेकंड की है आउट ऑफ 24। आप उसको परसेंटेज निकालोगे बहुत कम आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो ये सब चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ बताई। अच्छा, आपने एक चीज़ सुना होगा कि एक्सटिंक्शन फेज़ आते हैं। एक्सटिंक्शन मतलब कोई स्पीसीज़ ख़त्म हो जाती है। जैसे एक डोडो का नाम सुना होगा आपने, DODO। डोडो सर्च करना, डोडो बर्ड, या सर्च करना मेडागास्कर। मेडागास्कर कहाँ पर है? ये अफ्रीका है, दिस इज़ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और ये हमारा इंडिया आ गया। यहाँ पर इथोपिया वगैरह हैं, सऊदी अरेबिया ये हो गया, और दिस इज़ मेडागास्कर आइलैंड है। यहाँ की यूनिक बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ की बड़ी प्यारी सी एक स्टोरी है। वहाँ पर एक पक्षी रहता था, उसका नाम था डोडो। देयर वॉज अ बर्ड, द नेम ऑफ द बर्ड वॉज डोडो। जब पहली बार ह्यूमंस गए तो डोडो ने कभी ह्यूमंस को देखा ही नहीं था, और जब देखा नहीं तो डरता भी नहीं था, उनके पास चला जाता था, बिकॉज डोडो नेवर सी एनी ह्यूमंस। तो लोगों ने क्या किया, जो ह्यूमंस थे उन्होंने डोडो को पकड़ा, उसको मारा और खा गए। विद इन 20 ईयर्स, 20 साल के अंदर अंदर डोडो की पूरी प्रजाति ही ख़त्म कर दी। नाउ इट्स एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज। जितने भी आपको वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा और फौना की स्पीसीज़ के जो भी लोगो देखने को मिलेंगे, आपको डोडो का एक इंसिग्निया देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो पढ़ना ऐसे इसके बारे में भी। डोडो तो ख़त्म हो चुका है स्पीसीज। उसका ये बोला जाता है कि उसका क्लोज नेव है, रिलेटिव है, उसको बोलते हैं निकोबार पीजन। उसका मिलता जुलता है, उसकी एक चेन वहाँ से निकली थी। खैर, तो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बस आपको समझना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो एक्सटिंक्शन फेज़ का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फेज़ रहा हो जहाँ पर बहुत सारे स्पीसीज ख़त्म हो गए हों। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि एक्सटिंक्शन फेजेस पहले भी हो चुके हैं। आज तक हमारे जो अर्थ में हैं 5 बार ऑलरेडी हो चुका है। मतलब जो फर्स्ट एक्सटिंक्शन फेज़ रहा है वो अराउंड रहा है 450 मिलियन ईयर्स अगो। सेकेंड वाला फेज़ रहा है 370 टू 360, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और अब ये वाली बात चल रही है कि आज हम जिस एरा में रह रहे हैं, इट इज़ अ 6th मास एक्सटिंक्शन फेज़। मास एक्सटिंक्शन फेज़ का मतलब बहुत सारी प्रजातियाँ, जाति या फिर जानवर हैं, जीव हैं, वो एक्सटिंक्ट हो जाएं। जो लेटेस्ट था वो था किसका? डायनासोर का। कितना साल पहले? 66 ईयर पहले, क्रेटेशियस टाइम पीरियड के अंदर। मैंने दिखाया था ना ये वाला जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, क्रेटेशियस वाला यहाँ पर ख़त्म हुआ है। क्योंकि जो ये वाला रीजन था, जुरासिक ट्राइसिक वाला पार्ट जो था, इसमें तो डायनासोर ने डोमिनेट किया, लेकिन उनका जो एंड होता है यहाँ पर होता है ना, एक्सटेंशन ऑफ द डायनासोर। आप तो क्लियर हो गया है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी स्पीसीज ख़त्म होती जा रही हैं। टाइगर्स के बारे में देखा होगा आपने, एलिफेंट्स के बारे में, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़त्म होती जा रही हैं, तो लोग उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड कि एक्सटिंक्शन इज़ अ इवोल्यूशनरी प्रोसेस। ये नया नहीं है, क्योंकि एक चार्ल्स डार्विन की बुक आई थी फिटेस्ट। उन्होंने एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट दिया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि कोई भी स्पीसीज तभी, अगर वो फिट है तभी सर्वाइव कर पाएगा, जो वीक स्पीसीज होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं इवोल्यूशन प्रोसेस है।
फिर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो नॉर्मल एक्सटेंशन होता है, नॉर्मल जो एक्सटेंशन है वो आप मान कर चलो कि 1 स्पीसीज पर ईयर। नॉर्मली अगर नेचर खुद करती है तो एक स्पीसीज ख़त्म होता है 1 साल में, लेकिन ड्यू टू थैंक्स टू होमोसेपियंस और थैंक्स टू दी ह्यूमंस, ये जो एक स्पीसीज़ है इसको बढ़ा कर बना दिया गया है 30,000 स्पीसीज पर ईयर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ऐसे स्पीसीज ख़त्म हो रहे हैं जिनके बारे में जानकारी भी नहीं है। तो आप समझ सकते हो इसका, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक 17 स्पीसीज डे के हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अवर एक्टिविटीज़। पोल्यूशन समझ लीजिए, मास एक्सप्लोटेशन समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, वो ऐसा कुछ हो रहा है। और ऐसे स्पीसीज हैं जिनको जानकारी नहीं है और अब शायद पता भी नहीं चलेंगे, ऐसा भी है। ठीक है, तो जो मास एक्सटेंशन फेस है 6 ये चल रहा है, ये चलता हुआ रहता था। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज जो आज तक जो पहले हुए थे दे वर ऑल नेचर इंड्यूस्ड, बट दिस वन इज एंथ्रोपोजेनिक, इंसानों के द्वारा ही किया जा रहा है, जो कि नेचुरल नहीं है और उसका हमें बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ऐसे फेज़ आपने फ़ोटोज़ देखी होंगी कि ये पता कैसे चलता है, तो आप जैसे मेटेओराइट आया तो ये नेचुरल इवेंट था, ख़त्म हो गए। तो यहाँ पर आपने देखा ये सब चीज़ें कि फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, जीवाश्म देखने को मिलते हैं। अभी जो देखने को मिलते हैं हम ऐसे कुछ देखने को मिलते हैं। तो ये बर्ड है, यहाँ पर देखा होगा प्लास्टिक पड़ी हुई है, ऐसे वायरल हुई थी काफ़ी वीडियोज़ फ़ोटोज़ आई थिंक 4-5 साल पहले। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, बैटरी यूज़ करते हैं, वेस्ट करते हैं, तो ये इनको थोड़ा ना पता है, उनको तो सेम ही दिखाई देती है, उनको पॉलीथीन का क्या पता चलेगा, फंस जाते हैं। तो थोड़ा सा इन्वायरमेंट का सोचना इसलिए ज़रूरी है और इट इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक। इसीलिए चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, आई थिंक ये सही में आ गई होगी एक्सटिंक्शन फेज के बारे में, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में, कंसंट्रेशन के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कभी बाद में करेंगे। जितना आपको मुझे लगता है इतना आपको आना चाहिए, आई थिंक क्लियर है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज होता क्या है? बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर, जो क्लाइमेट आज तक होता हुआ है वो चेंज हो जाए तो उसको बोलेंगे क्लाइमेट चेंज, सिंपल। अगर कहीं पर बर्फ़ पड़ रही है और वहाँ पर बर्फ़ ना पड़े तो उसको बोलेंगे क्लाइमेट चेंज हो गया। जैसे कुछ फ़ोटो अभी अपने एथेंस की आई थी, कल परसों ही फ़ोटो देख रहा था, वहाँ पर स्नोफॉल हुई है। नॉर्मली स्नोफॉल नहीं होती है वहाँ पर, तो वहाँ भी क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, हर जगह देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है? आप ऐसा मान कर चलो कि किसी एरिया के अंदर ऐसा होता है, मतलब बहुत गर्मी पड़ती है, बारिश नहीं होती है, और कुछ साल के बाद क्या होता है, अच्छी खासी रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पर स्पीसीज आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, पेड़ पौधे हो जाते हैं। तो ये भी तो क्लाइमेट चेंज है। हम लोग हमेशा उल्टा ही क्यों समझते हैं? हम लोग सोचते हैं हमारी अर्थ ऐसे थी और ऐसी हो जाएगी तो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है कि क्लाइमेट का चेंज हो जाना, वो इसकी जगह ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा कुछ लोकेशन ऐसी हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत फ़ायदा होने वाला है, कुछ लोकेशंस में बात करेंगे अभी। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है? क्लाइमेट का बदल जाना। एक कॉन्सेप्ट और होता है कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। वेदर का मतलब होता है कि आज का जो आप घर के बाहर जाओ, देखो वीडियो देखते हुए क्या लग रहा है आपको, रेनफॉल हो रही है या फिर बादल हैं या फिर रेनफॉल हो रही है या फिर सनलाइट है, तो ये वेदर है। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है? इट इज़ एन एवरेज फॉर द लास्ट 35 to 50 ईयर्स कि दिल्ली में जुलाई के आसपास रेनफॉल होती है, इट्स अ क्लाइमेट कि रेनी सीजन चल रहा है। ठीक है, लेकिन आज हो रही है या नहीं हो रही है, इट्स अ वेदर। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज अच्छा है या बुरा है, तो ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज़ बैड, गुड को नहीं बोलते हैं, गलत है, इसको बहुत करना चाहिए। ऑल्दो कुछ ना कुछ फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा, लेकिन हमें फ़ायदा शॉर्ट टर्म मिलेगा, लॉन्ग टर्म मिलेगा, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इसलिए लोग ये बोलते हैं कि जो चीज़ नेचुरल हो रही है उसको ऐसे रहने दो, खुद से चेंज मत करो। जैसा आपने सुना होगा GM क्रॉप्स का, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अगर आप उन क्रॉप्स को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर एक मैंगो ट्री है, वो मान लीजिए 20 मैंगोज़ देता है, और आपने क्या किया, उसके जीन्स में थोड़ा सा एडिट कर दिया, एंड आफ्टर एडिटिंग द जीन्स दिस प्लांट प्रोड्यूस 40 मैंगोज़, तो आप तो बात करेंगे इट्स गुड, यस ये बिल्कुल सही है, कोई खराब नहीं है। लेकिन ये 20 की 40 दे रहा है, क्या पता उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो और आज हमें पता ना चले, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पॉल्यूशन हुआ उस टाइम पता नहीं चला, उसके 100-150 साल के बाद पता चला अपने को, इवन 200 साल के बाद जाके इसके बारे में बात की गई। ठीक है, तो हमें उसका सोचना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें कि ये बैड है या गुड है, यस इट इज़ बैड,
खासकर ऐसी फ़ोटोज़ आप देखते हैं तो ये पोलर बियर वैसे भी स्टंटेड टाइप का बेचारा, और यहाँ पर तो ये ख़त्म हो जाएगा, फिर कहाँ ही जाएंगे ये ख़राब है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा कि जो रीज़न ऐसे हैं, डेजर्ट है, वहाँ पर नो रेनफॉल, और वहाँ पर रेनफॉल हो जाएगी तो वहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जैसे वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग तो टेम्परेचर नॉर्मली गर्म हो जाएगा, और वार्मिंग होगी तो क्या होगा, प्लांट्स को ठंडा टेम्परेचर नहीं चाहिए होता, उनको एक सनलाइट चाहिए होती है। सनलाइट ज़्यादा मिलेगी तो वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लोकेशन बहुत कम है, टेम्परेट रीजन वाला जो रीजन है, यूरोपियन वाला पार्ट जो है, वहाँ पर फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा किसी सब्जेक्टिव या कोई सिलेक्टिव चीज़ों में हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड, लेकिन ज़्यादातर साइंटिस्ट ये जो भी रिसर्चर्स हैं वो ये बात मानते हैं कि चाहे अच्छा हो या ख़राब हो, लेकिन इट इज़ नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेचर इटसेल्फ, तो इसका इम्पैक्ट हमें नहीं रिस्क लेना चाहिए। नॉर्मली इसका नुकसान ज़्यादा है फ़ायदे से, ठीक है। फिर आपने चीज़ देखी होगी कि बहुत सारे ऐसे, मैंने सर्च करा, जैसे देखने लगा तो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। कुछ आइलैंड्स हैं, पैसिफिक आइलैंड्स ये डिमांड कर रहे हैं, फिर ये वाली बात कर रहे हैं कि इसको ख़त्म करा जाए। इवन हमारे लक्षद्वीप पर भी बात चल रही है, क्लाइमेट चेंज टू इंक्रीज सी लेवल्स। अब भाई ये हमारा आइलैंड है, ऐसा कुछ आइलैंड है, और यहाँ पर पानी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये आइलैंड सबमर्ज हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। इंडिया के लिए हम बोल सकते हैं कि इंडिया इतना सो बिग तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर मान के चलो छोटा सा आइलैंड है मालदीव से, वो कहाँ जाएगा, वो तो छोटा सा ही है ना। ऐसे न्यूजीलैंड के बहुत सारे आइलैंड्स हैं, पैसिफिक आइलैंड्स का ग्रुप है, और डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप तो बच जाओगे, हमारा क्या होगा, है ना। 11 पैसिफिक कंट्रीज ज्वाइन यूके पैसिफिक क्लाइमेट डायलॉग, ये एक वीक पहले की बात है। तो इनको फोकस करोगे तो सही आ जाएगा। इवन ये इंडिया के लिए भी है, इंडिया और बांग्लादेश के अंदर दोनों लड़ाई कर रहे थे एक आइलैंड के ऊपर, पता चला तो डूब ही गया। सो न्यू मोरे जो है सुंदरबन आइलैंड के अंदर इज़ अ फॉल विक्टिम टू राइजिंग सी लेवल। पुराना आर्टिकल है लेकिन समझो, है ना, कुछ ऐसा। ये बांग्लादेशी वाला पार्ट है, इट इज़ बांग्लादेश, और ये आइलैंड पे लड़ रहे हैं। इंडिया बोल रहा है मेरा है, बांग्लादेश वाले बोल रहे हैं नहीं ये हमारा न्यू मोरे। देखा वहाँ जाकर तो सी लेवल की वजह से पूरा ख़त्म ही हो गया, ले लो, किसी को नहीं मिलेगा। तो यस, इसकी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बन गया होगा क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट का क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये बात आई कहाँ से। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे कि तो क्लाइमेट चेंज के बारे में इतना स्टडी की गई, तो यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था। लोगों ने बोला कि बहुत है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, कैपिटलिस्ट सोसाइटी आई, बहुत पैसे आए, मैकेनाइजेशन हुआ, मास प्रोडक्शन हुआ, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ी। पैसे आते हैं, जैसे अर्बन एरिया के अंदर पैसे होते हैं तो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है इन कंपैरिजन ऑफ रूरल एरिया। सेम चीज़, लोगों ने किसी का ज़्यादा ध्यान दिया नहीं इन चीज़ों के बारे में। लोगों को अच्छा लगा फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, इन सब चीज़ों को एक्सप्लोइट किया, खूब अच्छा अंधा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन किया। होता क्या है कि एक मैडम थी, उनका नाम था रिचल कार्सन। उन्होंने बुक लिखी, उसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। और उस बुक के अंदर क्या था, वो स्टडी कर रही थी, वहाँ पर क्या था कि इन्होंने एक चीज़ देखी कि जहाँ पर पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते थे, केमिकल पेस्टिसाइड, क्यों, उससे जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती थी, कीड़े नहीं लगते थे किसी क्रॉप को। उनको स्टडी करा और ये पाया गया कि इसकी प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हो गई है, लेकिन इसका नुकसान ज़्यादा देखने को मिला इन्वायरमेंट में। तो हम क्या कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट के चक्कर में लॉन्ग टर्म नुकसान कर रहे हैं। तो यहाँ पर पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज़ को प्रॉब्लम आई होगी कि ये कौन बुक हैं, ऐसे कैसे बोल रही हैं, हमारी सेल कैसे बढ़ेगी। तो ऐसे कुछ आए, तो उस टाइम लिखे गए थे कि साइलेंट स्प्रिंग इज़ नाउ नॉइजर समर। सो है ना, पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज अप इन आर्म ओवर द न्यू बुक। ये पहली एक तरह से लेडी थी या पहली पर्सन थी जिन्होंने हल्की सी बात करी कि इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट बहुत बुरा ही पड़ रहा है ड्यू टू पेस्टिसाइड और फॉसिल फ्यूल्स और ओवर एक्सप्लोटेशन, वी शुड टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। ये टाइम पीरियड ऐसा था कि हर तरह के लोग मिल जाते हैं। 1950s के आसपास आपने देखा होगा कि स्पेस वॉर चल रही थी, आर्म रेस चल रही है। यूएसएसआर और यूएसए लड़ाई के लिए अपनी बंदूक वगैरह बना रहा है, वेपन्स, आर्म रेस डेवलप कर रहा है। तो एक ग्रुप ये था, कुछ लोग ऐसा मना कर रहे थे कि नहीं आर्म रेस खत्म होनी चाहिए। सेम चीज़ क्या थे, कुछ लोग थे एक्सप्लोर कर रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था फैक्ट्रीज वगैरह, पर कुछ लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे कि नहीं, हमें थोड़ा रुक के सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर साइलेंट स्प्रिंग जो थी, रिचल कार्सन, जिन्होंने पहली बार ये वाली बात करी। फिर हमें देखने को मिलता है एक ग्रुप आया, उसका नाम था क्लब ऑफ रोम। 1968-69 के आसपास की बात है। यहाँ पर क्या हुआ, क्लब ऑफ रोम क्या था, इट वॉज अ ग्रुप
कंसिस्ट ऑफ 100 फुल मेंबर्स। तो 100 लोगों के आसपास एक ग्रुप था जो क्या को कहाँ कहाँ से बिलोंग करते थे। इट वाज अ फॉर्मर हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशंस एडमिनिस्ट्रेशन, हाई लेवल पॉलिटिशियन एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो बड़े बड़े लोग थे, इन्फ्लुएंशियल लोग थे, डिप्लोमेट्स हुआ करते थे, साइंटिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, बिजनेसमैन थे। उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया एंड दे कम टू दिस कंक्लूजन कि if the humanity does not stop pollution or over exploitation within 25 years, अर्थ हमारी ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने 25 साल का टाइम दिया था कि 25 साल के अंदर अंदर हमारी जो अर्थ है वो शायद रहने लायक ना रहे। जिन लोगों ने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी तो वो वाला ही कॉन्सेप्ट समझो कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो इतने ज़्यादा क्रिटिकल थे कि विद इन 25 ईयर्स, तो लोगों ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला, एकदम थोड़ा ना होगा, आप ये आपने देख लिया तो एकदम ख़त्म हो जाएगा क्या। लेकिन उन्होंने बहुत पहली बार एक डिटेल स्टडी प्रोड्यूस करी, बताया गया। इन्होंने 5 मॉडल्स दिए थे और 5 मॉडल्स के बारे में बताया गया, लेकिन उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है लेकिन अभी वो नहीं है। और यहाँ पर उन्होंने एक थ्योरी दी, लिमिट्स टू ग्रोथ। एक थ्योरी में ये बताया गया कि देयर इज़ अ लिमिट टू ग्रोथ। आप ग्रोथ तो कर सकते हो लेकिन ग्रोथ अनलिमिटेड नहीं होगी, उसके लिए एक लिमिट है। मतलब आप अपनी इकोनॉमी को एक्सप्लोर कर करके, आप फैक्ट्रीज लगा के, आपको लगता है कि आप ग्रोथ कर दोगे, नहीं, उसकी एक लिमिट है। क्यों? उसके बदले इतना नुकसान हो जाएगा कि उसको भरपाई नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, सो यहाँ पर लिमिट टू ग्रोथ का कॉन्सेप्ट दिया गया, किसके थ्रू? क्लब ऑफ रोम। ठीक है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है कि क्या चीज़ थी क्या नहीं है। फिर यूएसए में बात चल रही थी, तो यूएसए के अंदर एक नेपा आया, उसका नाम था नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी एक्ट। यूएसए की बात चल रही थी, इन्होंने यहाँ पर ये वाली बात की गई कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को बनाने से पहले वी शुड थिंक अबाउट द इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव। सो नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी एक्ट इज अ यूनाइटेड स्टेट इन्वायरमेंटल लॉ दैट प्रमोट्स द इन्हेंसमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड स्टेबलाइज द प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ द इन्वायरमेंट क्वालिटी। कि हमें ध्यान रखना है। आई थिंक थोड़ा लंबा सेशन हो रहा है, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, वीडियो को पॉज करके आप मुँह धोकर दोबारा आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख ली, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जो भी कन्वेंशंस वगैरह रहे हैं। इससे ज़्यादा क्लियरिटी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और दे सकता है या किसी और चीज़ के थ्रू आपको बताई जा सकती है। ठीक है, तो अगर हम देखें कहाँ से स्टार्ट हुआ, रिचर्ड कार्सन ने पहली बुक लिखी, उसके बाद क्या होता है, क्लब ऑफ रोम आता है, उसके बाद एक यूएसए में एक छोटा सा एक्ट पास किया जाता है जो उसको बोला जाता है कि इन्वायरमेंट को ध्यान हमें रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन होती है। स्टॉकहोम एक कन्वेंशन यूनाइटेड नेशंस करता है, किसके ऊपर? इन्वायरमेंट के ऊपर। कि नहीं, यूनाइटेड नेशंस ने भी वाली बात करी कि हमें इन्वायरमेंट को सोचना पड़ेगा, और यहाँ से ही कन्वेंशंस की स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, इसकी 5 से लेकर 16 जून को ये आया था, और आप समझ सकते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, वीडियो को पॉज करो, बताओ कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस दिन मनाया जाता है, पहला क्वेश्चन है। और 2021 की जो समिट है किस कंट्री ने होस्ट की है, विच कंट्री होस्टेड। आपको हिंट दे देता हूँ मैं कि ये इंडिया का नेवर है, एक्चुअली इंडिया का पार्टी था कुछ साल पहले तक, तो उस कंट्री ने होस्ट किया। बताओ कमेंट सेक्शन में। आपका इंटरेक्टिव होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना मुझे बताना। ठीक है, यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि कैसे कैसे अब लोग इन्वायरमेंट के बारे में सोचना लगे, क्योंकि एक वेव उठने लगी, एक लहर उठने लगी कि नहीं, इन्वायरमेंट को भी प्रमोट करना ज़रूरी है। और जब ये सब चीज़ें उठती हैं तो डिफरेंट एक्ट्स, कन्वेंशंस, ये सब चीज़ें आती हैं। जैसा कोविड-19 चल रहा है, आप देखना कोविड-19 के बाद बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, पैंडेमिक को इन फ्यूचर ना हो, हमारे पॉलिसीज़ एक्ट ऐसे बनाए जाएंगे। इवन यूनाइटेड नेशंस के थ्रू के लेवल पर भी कई सारी चीज़ें आपको इनिशिएटिव देखने को मिलेंगे। इंडिया में क्या चल रहा था ये सब चीज़ें होने के बाद? देखो, इंडिया के बारे में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं था कि हमको इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना है, क्या करना है। लेकिन जो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, इट वाज इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम। और इंदिरा गांधी को आप जानते हैं, कुछ लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ये बोला जाता है कि इंदिरा गांधी जी के बाद किसी को अगर प्यार मिला है तो नरेंद्र मोदी जी को प्यार मिला है, इतना लोगों ने सपोर्ट किया है। लेकिन इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया बोला जाता है। सी इज़ ऑल्सो माई फेवरेट। उनके बारे में मैं कितना भी डिस्कस करूँ वो भी कम है। पर्सनली मुझे अच्छी लगती हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसी इंडियन सोसाइटी में जहाँ पर वुमेंस को इतना मौका नहीं मिलता है, और इतनी बड़ी पोस्ट पर जाना, और लोग उनको पहले पसंद नहीं करते थे, शाइनेस थी, लेकिन जब वो सरकार में आई तो पूरा का पूरा ही कर दिया। वो नेचर को बहुत पसंद करती थी। तो उसी टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ, 1972 का जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ, तो पूरी दुनिया में ये बात चल रही थी, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड किया गया।
और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बाद मैं आपको एक्ट बताऊं तो इट वाज, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आर्टिकल 48 सब क्लोज ए ऐड किया गया। मतलब क्या था, ये सरकार की जिम्मेदारी डाली गई कि इन फ्यूचर सरकार ऐसी पॉलिसी बनाएगी जहाँ पर वाइल्ड लाइफ केयर और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको उनकी केयर करने के लिए पॉलिसीज बनाई जाएगी, सरकार ऐसे काम करेगी। ये डीपीएस भी होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो लोग ये सब पढ़ते हैं तो उनको जानकारी होगी, ठीक है। और ऐसे ही आर्टिकल 51 ए में भी एक ड्यूटी ऐड की गई, और ये सरकार की जिम्मेदारी तो होगी, बट एट द सेम टाइम एज अ सिटीजन की भी जिम्मेदारी होगी कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसको ये डाल दिया गया। और ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता है कि करने के लिए, उसके लिए एक्ट भी बनाया गया, उसको बोलते हैं WP एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971। ये आया था 1972 में, जाके इसको उसको एग्जीक्यूट किया गया। तो जितने भी इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसके एक ही एक्ट है, उसका नाम है WP एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1971, कि किसी स्पीसीज को मारा जा सकता है, किसको नहीं मारा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जो क्रो होते हैं, कौवे होते हैं, उनको मारा जा सकता है, लेकिन अगर कोई दूसरे स्पीसीज को नहीं मारा जा सकता है। जैसे रेड्स होते हैं, उनको हंट किया जा सकता है, लेकिन चिंकारा को नहीं किया जा सकता है, सलमान खान वाले चिंकारा वही। तो वहाँ क्या है, इस एक्ट के अंदर कुछ शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल ABCDE, ऐसे 5 शेड्यूल्स हैं। तो प्रोटेक्शन के थ्रू बता रखा है कि जो शेड्यूल नंबर जो A है, उसको अगर आपने मार दिया है तो आपको पेनल्टी मिलेगी, हाईएस्ट पेनल्टी मिलेगी। शेड्यूल B भी प्रोटेक्टेड है, लेकिन पेनल्टी इतनी नहीं है। और शेड्यूल जो 5वां है, उसमें ऐसे स्पीसीज़ हैं प्लांट्स के जिनको आप उगा नहीं सकते हो, जो नेचर के को ख़राब करते हैं, एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं। पढ़ लेना उसके बारे में भी, ठीक है। या इन फ्यूचर कभी मेरा मन हुआ या फिर ऐसा लगा तो मैं इनको डिटेल में डिस्कस कर लूँगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एक एक्ट और आता है, उसको बोलते हैं EP एक्ट, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ये क्यों आया था? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एक GK का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम का, उसको बोलते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये क्यों हुई थी, कब हुई थी? तो एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बनाया गया कि कोई भी इन्वायरमेंट में कुछ भी गलत होगा तो इस एक्ट के थ्रू उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो आपको 2 याद रखने हैं, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज होते हैं तो WP एक्ट 1972, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज आते हैं तो EP एक्ट ऑफ 1986, ठीक है। आज का दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि आपको बताना है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर कौन सी गैस इन्वॉल्व थी, विच गैस। और ये इतनी बार रिपीट होता है कि GK के अंदर आप कुछ भी करोगे ऐसा हो ही नहीं सकता है। टॉप 10 क्वेश्चन लोगे तो पहला क्वेश्चन, टॉप 10 में से एक क्वेश्चन आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर मिल जाएगा। नाटक में पूछा गया था अभी, किसी फोटोग्राफर ने फोटो ली थी मदर टेरेसा के टाइम पीरियड, बताया था उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता है, डोंट चेक ऑन द कमेंट, जस्ट गो टू द गूगल, टाइप इट कर लो यार, गूगल कितना टाइम लगता है आज के, बता दो, उसमें आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, ये ज़रूरी है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कन्वेंशंस के ऊपर। अभी तक टाइमलाइन क्लियर है, कैसा कैसा काम चल रहा है। फिर क्या होता है रामसर कन्वेंशन, क्या चीज़ है ये? कन्वेंशन मतलब सम्मेलन, सम्मेलन। रामसर एक जगह का नाम है, वहाँ पर 1971 में हुआ था। यहाँ पर ये वाली बात की गई कि जो वेटलैंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको कंजर्व करना है, और उसको यूटिलाइज ऐसा करना है कि सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन हो, और उसको वाटरफॉल कन्वेंशन बोला जाता है। इंडिया इसका पार्टी है, और इंडिया की तरफ से 42 साइट हैं इसमें, मतलब 42 साइट जो हैं इस रामसर साइट की लिस्ट में अंकित हैं, रिटर्न में लिखी गई हैं, जिसके अंदर सरकार की जिम्मेदारी बनती है टू प्रोटेक्ट दिस साइट। अभी क्वेश्चन आया होगा वेटलैंड होता क्या है? वेटलैंड सिंपल सा मतलब ऐसा होता है, एक ऐसी साइट, वेटलैंड इज़ अ डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम दैट इज़ फ्लडेड बाय द वाटर। वहाँ पानी होना जरूरी है। पानी परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, ओकेशनली सीजनली भी हो सकता है। वेयर ऑक्सीजन फ्री प्रोसेस प्रिवेल, मतलब ऑक्सीजन जो फ्री प्रोसेस होते हैं उनको डिग्रेडेशन, ये सब चीज़ें होती हैं। द प्राइमरी फैक्टर दैट डिस्टिंग्विश वेटलैंड फ्रॉम अदर लैंड फॉर्म ऑफ वाटर बॉडी इज द कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट। और जो यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं, ना तो पानी पाए जाते हैं ना ही लैंड पाए जाते हैं, और ये जो होती हैं अडेप्टेड टू द यूनिक हाइड्रिक सॉइल। ऐसे प्लांट्स होते हैं, ये बड़ा प्यारा टॉपिक है कि अडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स, कि कैसे प्लांट्स से फ्लोरा एंड फौना कैसे अडेप्ट करते हैं उस एरिया में रहने के लिए। जैसे अगर आप हिली रीजन के नहीं हैं, आप अपनी बॉडी का ब्लड टेस्ट कराओ, हीमोग्लोबिन देखना, और एक उस पर्सन के बॉडी का हीमोग्लोबिन देखो जो हिल में रहता है, आप पाएंगे कि हिली रीजन के जो पर्सन है ही वॉज हैविंग और सी इज़ हैविंग मोर हीमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है,
और जब ऑक्सीजन कमी होती है तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने देती है हमारी बॉडी, उसका प्रोडक्शन बढ़ा देती है, क्योंकि ऑक्सीजन कैरी करना है। इसको बोलते हैं एडेप्टेशन। ये टेम्परेरी भी होती है, परमानेंट भी होती है। ठीक है, तो अगर आप जाओगे हिली रीजन में तो आपको लगेगा कि मेरी सांस फूल रही है, लाइक मेरा स्टेमिना खराब हो चुका है। ऐसा नहीं होता है, हाँ थोड़ा सा है, लेकिन जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एडेप्टिव टू दैट इन्वायरमेंट, इसलिए आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेटलैंड। फिर वेटलैंड के अंदर ये तो होगी नॉर्मल दलदल वाला पार्ट, मान लो गीला सा पार्ट, ऐसा समझो सिंपल लैंग्वेज में। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन इसमें साफ साफ लिखा गया है कि एरिया ऑफ मार्श, फैन, पैटलैंड और वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। ये नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है। विद वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग, पानी रुकाव भी हो सकता है, ये फ्लो करने वाला भी हो सकता है। पानी फ्रेश भी हो सकता है, ब्रैकिश भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है। फ्रेश का मतलब जिसको आप पानी पी सकते हैं। 6% पीपीटी होता है, मतलब अगर पीपीटी का मतलब होता है पार्ट पर 1000, अगर आप किसी वाटर के 1000 पार्टिकल ले लेते हो और उसमें 6 पार्टिकल से कम सोल्ट के हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग इट्स अ फ्रेश वाटर। और अगर सोल्ट का मतलब क्या होगा, इफ़ इट इज़ हैविंग मोर देन 35 पार्ट, ऐसा दिखाते हैं इसको 35 इस तरीके से 2 0 लगाते हैं परसेंटेज वाला, इसका मतलब होता है पीपीटी। तो अगर 35 पार्टिकल्स जो हैं वो उसमें सोल्ट के हैं तो विल कॉल्ड इज एज अ सोल्ट वाटर। और अगर 15-16 के आसपास है तो उसको बोला जाएगा ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश मतलब फ्रेश वाटर, और जो सॉल्ट वाटर है आपस में मिलता है। जैसे नदी मिलती है ना ओशन में, तो नदी जो आएगी उसका फ्रेश वाटर है, और जो ओशन है इट इज़ सॉल्ट वाटर। सो जो आसपास का जो एरिया होगा वो थोड़ा मॉडरेट सा रहेगा, दैट्स कॉल्ड द ब्रैकिश वाटर। ठीक है, इंक्लूड एरिया ऑफ द मरीन वाटर द डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर। मतलब इतना गहरा नहीं होना चाहिए इस डेफिनेशन के हिसाब से कि जब लो टाइड आएंगी किसी वाटर बॉडी के अंदर, लो टाइड है तो लो टाइड के बाद ये 6 मीटर से ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू वेटलैंड रामसर कन्वेंशन। ठीक है, लेकिन आप नॉर्मल समझ लो यही होता है। क्लियर है? तो रामसर के लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें बताता हूँ, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी होता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, इसमें ऐसे साइट का नाम दिया जाता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और या तो ख़राब हो चुकी हैं या फिर ख़राब होने के चांसेस हैं। इंडिया में 2 ही लेक ऐसी हैं जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में लिखी गई हैं। 3 हुआ करती थी, चिलिका लेक हुआ करती थी, लेकिन पहले रिकॉर्ड में आई हो, लेकिन सरकार ने, उड़ीसा गवर्नमेंट ने काफ़ी उनको प्रोटेक्ट किया, उसके बाद उसको हटा दिया कि नहीं अब ये सेफ़ है। ठीक है, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी याद रख लेना अगर पूछा जाता है किससे रिलेटेड है। इट इज़ अ रजिस्टर ऑफ द इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स जिनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। क्लियर है? रामसर वेटलैंड किसके रिलेटेड है। फिर क्या होता है, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो मैंने बात की थी, तो यहाँ पर 1972 में होता है, और इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, यहाँ बात की गई कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और यहाँ पर ही निकल कर आता है यूनिप, UNEP, दैट इज यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर याद कर लो, ये नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ पर है? इट इज़ इन केनिया। ठीक है, तो ये 5 जून को आया था, समझ सकते हो क्यों बोल रहा हूँ मैं, आपको जानकारी होगी। ठीक है, तो 1972 में क्या होता है, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, लोग मिले वहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग ये काम करेंगे, तो ये डिक्लेरेशन हो गया। फिर क्या होता है अगले साल, ये भी चीज़ देखी गई कि एक साइट्स आया, CITE, साइट का मतलब C फॉर कन्वेंशन, I फॉर इंटरनेशनल, T फॉर ट्रेड, E for endangered, S for species। मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। मतलब क्या है, आप सोच कर देखो, आप एक जगह रहते हो और वहाँ पर एक ऐसा स्पीसीज पाया जाता है जो उसी एरिया में पाया जाता है और ज़्यादा बचा नहीं है, आपने उसको ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, क्या होगा, वो नए इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ख़त्म हो जाएगा ना। तो यहाँ पर एक ट्रीटी साइन की गई, उसमें ये बोला गया कि किसी भी एंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब उसकी जनसंख्या वैसे ही कम है, उसको आप ट्रेड नहीं करोगे, उसको कॉमर्शियल ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। हाँ, रिसर्च के लिए की जा सकती है, ठीक है, उसको कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल और प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉमर्शियल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, तो ये साइट से वेरी इंपॉर्टेंट है 1973। तो ये क्या करता है कि कोई भी एंडेंजर्ड स्पीसीज है उसको आप ट्रेड करने से रोकता है, कॉमर्शियल ट्रेड करने से। मतलब कॉमर्शियल मतलब उसको ऐसा पेट पालने के लिए, उसको उसके किसी बॉडी पार्ट को यूज़ करने के लिए, उसको मारने के लिए, स्लॉटर करने के लिए। ठीक है,
फिर क्या होता है, फिर 1979 में आता है CMS, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। देखो माइग्रेशन एक बहुत बड़ा सा प्यारा सा टॉपिक है। माइग्रेशन, आप भी माइग्रेट करते हो, मैं भी करता हूँ। माइग्रेशन बहुत पहले से होता हुआ है। जैसे जो होमोसेपियंस थे वो अफ्रीका से आए थे, अफ्रीका से फिर एशिया की तरफ गए, डिफरेंट गए। 1498 के आसपास 1492 के आसपास अमेरिका की तरफ शिफ्ट हुए। तो माइग्रेशन होता रहता है। अगर आप लेटेस्ट देखेंगे तो पार्टीशन ऑफ इंडिया, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट माइग्रेशन इन ह्यूमन काइंड। तो जो पाकिस्तान के लोग थे, जो मतलब पाकिस्तान में थे, वो इंडिया आए, और कुछ इंडिया के लोग पाकिस्तान में चले गए। ये माइग्रेशन देखने को मिला। अभी लेटेस्ट आप देखने को मिल रहा है कोविड-19 में, कहीं जॉब करते तो वापस हो गया। सेम चीज़ क्या होती है, माइग्रेशन बहुत नॉर्मल फिनोमिना है। ऐसे ही कुछ स्पीसीज भी करते हैं। आपने देखा होगा कि साइबेरियन क्रेन, मतलब एक तरह से ऐसे आते हैं जो एक जगह पर पाए जाते हैं और माइग्रेट करते हैं, यहाँ पर आते हैं। ओलिव रिडली टर्टल्स होते हैं। नॉर्मली माइग्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम रही होगी, तभी तो हुआ। अगर कोविड के लिए लोग माइग्रेट करके वापस चले गए क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम थी। सेम चीज़, अगर मान लीजिए एक, अगर मैं हल्का सा आपको थोड़ा सा बताऊँ, जैसे सपोज़ करो ये हमारी अर्थ है और यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, तो यहाँ पर विंटर्स में क्या होगा, यहाँ पर आपको फूड नहीं मिलेगा बर्ड्स को, तो क्या करेंगे, वो माइग्रेट करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, इस वाले पार्ट के अंदर। यहाँ पर कुछ दिन रहते हैं, 2-3 महीने रहते हैं, खाते हैं, जैसे ही उनको लगेगा कि कंडीशन ठीक हो गई होगी वापस चले जाते हैं। इसको बोलते हैं माइग्रेशन बर्ड्स का। तो ये क्या करता है कि अगर कोई स्पीसीज माइग्रेट कर कर यहाँ पर आया है तो उस स्पीसीज को मारा ना जाए, उसको पकड़ा ना जाए, उसको नुकसान ना किया जाए। तो ये तो कंट्री ए है और ये कंट्री बी है, ये तो बोल सकती है कि ये तो हमारी कंट्री में कुछ भी करें, लेकिन माइग्रेट हुई है और ज़रूरी है उसको संभालना। सो कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के अंदर नॉर्मली बर्ड्स ज़्यादा करते हैं, लेकिन करते सभी हैं। ऑल्सो नोन एज अ बॉर्न कन्वेंशन। बॉर्न क्या है? एक सिटी का नाम है। कौन सी सिटी का नाम है? जर्मनी में। ये वेस्ट जर्मनी, मतलब अगर मैं हल्का सा मैप बनाऊँ कुछ ऐसा जर्मनी का बनता है। यहाँ पर नीदरलैंड्स है, यहाँ पर बेल्जियम है, लक्समबर्ग है, यहाँ पर है। तो कहीं यहाँ पर जाके बॉर्न बनता है, मैंने छोटा सा सिटी है जर्मनी का, वेस्टर्न जर्मनी में। ठीक है। फिर क्या होता है 1972 के अंदर, आपको याद होगा है ना, यहाँ पर 1972 में क्या होता है, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन होती है, जो पहली बार बात करती है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। उसकी 10 साल की एनिवर्सरी होती है, 10th एनिवर्सरी होती है, और ये होती है नैरोबी के अंदर। तो बस एक छोटा सा है 10th एनिवर्सरी ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन, बस बताने के लिए कि 10 साल हो गए हमने क्या किया है, इतना ज़रूरी नहीं है नैरोबी। फिर क्या होता है 1985 में होता है वियना कन्वेंशन। साइंटिस्ट बैठे हुए थे, ये देखा कि यार हमारी जो ओजोन है वो तो यहाँ से कमज़ोर हो गई है। एक होल देखने को मिला यहाँ पर, अंटार्कटिक में होल देखने को मिला, आर्कटिक के ऊपर डेंट देखने को मिला। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, ये ध्यान रखना जरूरी है, ओजोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्यों? क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उसको प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन्स को, अदर स्पीसीज़ को, कि वो अर्थ तक ना पहुँचे। ओजोन जो लेयर है वो हमारे लिए बहुत अच्छी है, अगर वो हमारे अर्थ पर ना होकर एटमॉस्फेयर पर होगी। एक स्फेयर है, उसका नाम पूछूंगा मैं आपसे, वहाँ पर होती है तो ठीक है। अगर ओजोन हमारी अर्थ पर हो जाए, हमारे सरफेस पर हो जाए, उतना ही नुकसान देती है। जैसा आपको पता होगा जॉर्ज ब्रॉस वो अभी फर्स्ट मतलब एक स्पेस टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। लोग यही बात कर रहे हैं कि जो स्पेस शटल भेजी जाएंगी उससे ओजोन क्रिएट होगी, और ओजोन कहाँ होगी? हमारी अर्थ पर होगी, उसका नुकसान हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जब ये एटमॉस्फेयर में जाएगी तो वहाँ की ओजोन ख़राब करेगी, तो उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल पढ़ना जरूरी है इसलिए। ठीक है, सो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, तो ये पर बात है कि हम उसको ओजोन को प्रोटेक्ट करेंगे। इट इज़ नॉट इंक्लूड लीगली बाइंडिंग रिडक्शन गोल। बस ये बात की गई कि आके हम ये काम करेंगे, लेकिन लोगों को लगा कि करने के लिए। लेकिन पहले आप मुझे ये बताओ कि जो ओजोन है ये कौन सी लेयर में पाया जाता है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर या एक्सोस्फेयर? आप बताओ कौन कौन से स्फेयर होते हैं या कौन से स्फेयर के अंदर ये पाया जाता है ओजोन? तीसरा क्वेश्चन है, बताओ कमेंट सेक्शन में। ओके, सो ये सब चीज़ चल रही थी यहाँ पर। वियना कन्वेंशन मतलब एक सम्मेलन हुआ, कुछ रिडक्शन गोल नहीं थे। 2 साल के बाद ही ये बात की जाती है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसमें हमने कुछ अमेंडमेंट करी और ये बोला गया कि हमें ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस को ख़त्म करना है। ऐसे सारे के सारे जो सब्सटेंस हैं जो ओजोन को जो नुकसान पहुंचाते हैं, वी हैव टू एलिमिनेट इट। सो इट इज़ अ प्रोटोकॉल टू द वियना कन्वेंशन। बात की थी ना कि अभी थोड़ी देर पहले कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं, जो कन्वेंशन में कुछ चेंज करते हैं उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर चेंज किया गया और ये बात की गई कि ओजोन के अंदर ऐसे स्पेसीज, ऐसे मटेरियल सब्सटेंस को ख़त्म करना है जो ओजोन को नुकसान पहुँचाते हैं।
और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि इट्स ए यूनिवर्सल ट्रीटी, मतलब 193 कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशंस में, और हर कंट्री ने, चाहे आप नॉर्थ कोरिया भी ले लो, उसने रेटिफाई किया है, उसने बोला कि हाँ ये ज़रूरी है, इट इज़ द ओनली यूनिवर्सल एक्सेप्टेड ट्रीटी इन टर्म्स ऑफ द इन्वायरमेंट में। नहीं तो एक दो कंट्री ऐसे होते हैं कि हम नहीं करते, हम बिलीव नहीं करते हैं, ना तो पार्टिसिपेट करते हैं, पर इस ट्रीटी को सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया है और ये लीगली बाइंडिंग है। लेकिन आपको याद रखना है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये बात करती है सिर्फ ऐसे सब्सटेंस को लिमिट करने के लिए जो ओजोन डिप्लीट करते हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। इसमें ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात नहीं की जाती है। क्यों? ग्रीन हाउस गैसेस को मैं बताऊंगा मैं क्यों यहाँ मैंने लिखा है ये यहाँ से, या क्योंकि इसको ख़त्म करने के लिए नई ट्रीटी आएगी। लिंक हो रहा है ना, अब चैन बन रही होगी आपको कि ओजोन के लिए क्या हुआ, ओजोन को देखा तो वियना कन्वेंशन हुआ, 2 साल के बाद उसमें कोई गोल्स नहीं थे, 2 साल के बाद गोल्स डाले गए। लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर सिर्फ इन्वायरमेंट में ये वाली बात की गई कि हमें ऐसे सब्सटेंसेस एलिमिनेट करने हैं जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं। फिर कई साल के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि भाई ओजोन की बात के साथ साथ हमें ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस को भी ख़त्म करने के लिए नई ट्रीटी साइन की जाएगी। उसको हम बोलेंगे, आएगा भी, कौन सा प्रोटोकॉल है वो, अच्छा सा नाम है वो, जैपनीज, ठीक है। फिर क्या होता है कि 1987 में आसपास एक ब्रंडलटाइन रिपोर्ट आती है और यहाँ पर पहली बार बात की जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ये बहुत सुना होगा आपने कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है लेकिन सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अगर उसकी डेफिनेशन देखोगे तो ये बोलता है द आइडिया दैट ह्यूमन सोसाइटी मस्ट लिव एंड मीट देयर नीड। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी नीड होनी जरूरी है, उनको तो करो, लेकिन ऐसा ना हो कि आपने उनकी नीड पूरी करने के लिए जो फ्यूचर जनरेशन है उनके रिसोर्सेज ख़त्म कर दिए। ऐसा मानो कि आप 18-19 साल के हो, आपने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करा, लेकिन आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वाटर पॉल्यूशन की या एयर पॉल्यूशन की। तो दिल्ली में रहते हैं, चैम्बर में रहते हैं। अब आप ये तो बोल सकते हो कि हमारी क्या गलती है, हमारी गलती नहीं है, हमारे फोर फादर्स की गलती है। उन लोगों ने रिसोर्सेज ऐसे यूज़ करे, उसका नुकसान हमें देखना पड़ रहा है। तो यही वाली बात आती है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा अभी, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR में बात करूँगा अभी। तो मैंने बोला था कि ये लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला है, और लेकिन आपको मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, ये सब चीज़ें दोबारा कभी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर है कि 1987 में ब्रंडलटाइन रिपोर्ट आती है और यहाँ पर पहली बार बात की जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कि डेवलपमेंट इज नेसेसरी बट इट हैज़ टू बी सस्टेनेबल। फिर आती है अर्थ समिट, या बोला जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, या उसको बोला जाता है रियो डिक्लेरेशन। क्यों? क्योंकि 1992 के अंदर रियो के अंदर ये समिट हुई और ये 3 जून से लेकर 14 जून तक हुई थी, और ये उसकी फोटोग्राफ है। तो ये थीम क्या रहा होगा? वही सिंपल, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट करना। यहाँ पर 3 एग्रीमेंट निकल का है साइड में, 3 लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट वर ओपन फॉर सिग्नेचर, कि 3 एग्रीमेंट की बात की गई कि जिनको साइन करना है करो, और वो कंट्रीज और पार्टीज वो उस पर फोकस करेगी, CBD, UNFCCC और UNCCD। और यहाँ पर बात की गई कि एजेंडा 21 के बारे में। एजेंडा 21 मतलब 21वीं शताब्दी, क्योंकि 8 साल के बाद 21st सेंचुरी आने वाली थी, तो ये बोला गया कि अगली सेंचुरी में क्या करना है, उसको बोला गया एजेंडा 21, ठीक है। और ये बात करती है, ये क्वेश्चन आया था लास्ट अटेम्प्ट में JEE के, एजेंडा 21 इज रिलेटेड फॉर व्हाट, क्लियर है। अब हम पकड़ते हैं CBD को, UNFCCC को और CCD को। देखो क्या है, UNFCCC का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सो रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पर ये वाली बात की गई कि ग्रीन हाउस गैस जो थी उनको कम करो, रिड्यूस करो, क्योंकि दुनिया में है ना वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिल रही है। टू एलिमिनेट और टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट, इन्वायरमेंटल ट्रीटी प्रोड्यूस्ड एट अर्थ समिट। और यहाँ पर क्या हुआ, 1992 की जो समिट हुई थी, रियो समिट हुई थी, वहाँ से 3 चीज़ निकली थी। आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा ना, रियो समिट के अंदर 3 चीज़ निकली थी, CBD, UNFCCC और UNCCD, इन तीनों को पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। तो UNFCCC के बारे में ये वाली बात आती है। इसका कहाँ सेक्रेटरीट, बॉन जर्मनी है। ये नॉन लीगल बाइंडिंग है, बाइंडिंग नहीं है, कर सकते हो। और क्योटो प्रोटोकॉल को इसी के थ्रू नेगोशिएट किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल अभी आएगा थोड़ी देर बाद, वेट करते रहो। फिर आता है CBD, इसका मतलब क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी,
किसी एक रीजन के अंदर बहुत प्यारी डाइवर्सिटी है, मतलब एक स्पीसी ये है, दूसरा ये है, कुछ ऐसा देखने में लगता है, कुछ ऐसा सा कुछ लगता है, तो इसको प्रोटेक्ट करना है। बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसको प्रोटेक्ट करना है। 3 मेन गोल, कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये करना है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट, जो कंपोनेंट है उसको कैसे यूज़ करना है। और शेयरिंग द बेनिफिट ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज फेयरली एंड इक्विटेबली। जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, मान लीजिए ऐसा लेकर चलते हैं, तो ऐसा समझते हैं, आप यहाँ पर हो, ये इंडिया है अपना, और यहाँ पर एक छोटा सा गांव है, इट्स अ विलेज, और वहाँ पर एक बहुत ही डिफरेंट तरह का स्पीसीज पाया जाता है, लाइक प्लांट पाया जाता है। आप गए किसी दिन, आपने उसको देखा, देखने के बाद आपने बोला कि यार ये तो बहुत सही चीज़ है, इसको मैं मार्केट में बेच सकता हूँ। तो आपने उसके जीन्स वगैरह उठाए या वहाँ के स्पीसीज के बारे में जानकारी ली और आपने मार्केट में उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया। बेनिफिट किसको मिला? आपको मिला। तो ये वाली बात करते हैं कि अगर हम ऐसा कुछ भी करते हैं तो जो बेनिफिट होना चाहिए वो फेयरली और इक्विटेबली शेयर भी होना चाहिए इस कम्युनिटी, इस गांव के लिए, उस एरिया के लिए। क्लियर है? जो 3 गोल्स क्या थे, नाम से भी क्लियर है, इसको ऐसे गोल्स ना भी याद करो, वैसे समझ जाओगे आप कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या मतलब है इसका। ये लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। और यहाँ पर आपको 2 टर्म याद करने हैं, कार्टागिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। 1992 के बाद क्या हुआ, 8 साल के बाद उसके फिर से प्रोटोकॉल डाले गए, इसमें एडिट किया गया, उसको बोला जाता है कार्टागिना। कार्टागिना कहाँ पर है? ये भी कार्टागिना कौन सी कंट्री में है? आई थिंक ये जापान में ही है कार्टागिना। हाँ, देख लेना, मुझे बताना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, कार्टागिना मुझे दिमाग से निकल रहा है। और नगोया जो है वो तो जापान में ही है। तो ये वाली बात की गई, तो आपको याद रखना है कि कार्टागिना प्रोटोकॉल, ये बायोसेफ्टी, और नगोया प्रोटोकॉल भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। 1992 में रियो समिट होती है, वहाँ सीबीडी निकला, और सीबीडी निकलने के बाद इसको बाद में 2000 और अगले 2000 में इसको कार्टागिना प्रोटोकॉल आया, और उसके 10 साल के बाद नगोया प्रोटोकॉल भी आ गया, ठीक है। उसमें कुछ गोल्स डाले गए थे। फिर होता है UNCCD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। देखो, डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ये होता है डेजर्टिफिकेशन, एक टाइम पर यहाँ प्लांट्स हुआ करते थे, खेतीबाड़ी हुआ करती थी, और आज अब देखते हैं सूखा हो गया। ये मैडम है, कितनी दूर से उनको पानी लेकर जाना पड़ रहा है, इसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन एक वन वे रास्ता है, वन वे प्रोसेस है। एक बार हो गया है तो आप दोबारा उसको रिक्लेम नहीं कर सकते, आप उसको रोक सकते हो, ठीक है। तो इसकी जो हेडक्वार्टर बोन में है, जर्मनी, ये लीगली बाइंडिंग है, और ये अकेला लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है जो डेजर्टिफिकेशन पर फोकस करता है। मतलब डेजर्टिफिकेशन क्यों होगा भाई? यहाँ पर मान लीजिए प्लांट हुआ करते थे, लोगों ने क्या किया, वहाँ पानी ख़त्म कर दिया, वहाँ पर मिसयूज़ करने लगे, पानी ख़त्म हो गया तो ये क्या होगा? डेजर्ट बन जाएगा, उसको रोकने के लिए, ठीक है, टू कॉम्बैट द डेजर्टिफिकेशन। यहाँ तक क्लियर है? फिर हमने बात की थी क्योटो प्रोटोकॉल। हमने एक बार थोड़ी देर पहले बात की थी वियना कन्वेंशन या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर सिर्फ ग्रीन हाउस गैस को लिमिट करने की बात की गई थी। अब ग्रीन हाउस गैस को तो समझ में आता है कि उसमें बात की गई थी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के बारे में। तो ओजोन तो ठीक है, कंट्रोल हो गई, लेकिन ये वाली बात की गई कि गैस जो रिलीज हो रही है, ओजोन तो ठीक है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग भी तो हो रही है। ऐसे भी गैसेस को ख़त्म करना चाहिए हमें जो ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट करती हैं। सो टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग बाय गैस कंसंट्रेशन, कि ऐसे गैसेस को कम करा जाए। यहाँ पर मैकेनिज्म डाला गया, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM, इमिशन ट्रेडिंग, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। ये 3-4 चीज़ें हैं, इसको हम, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है। इसको सिंपल था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, कि 2-3 कंट्रीज ऐसे काम करेंगी जिससे कि जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा साफ़ हो जाए, जो पोल्यूशन पहले कर रहा था उससे बेटर हो। इमिशन ट्रेडिंग का मतलब भी एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है कि जैसा मान कर चलो, दिस इज़ आर्क जेनेसिस, और ये मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं XYZ, और सरकार ये बोलती है कि हर कंपनी 100 यूनिट CO2 रिलीज़ कर सकती है। मुझे क्या होता है कि हम जो आर्क जेनेसिस है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में काम करती है, हम लोग सिर्फ 20 यूनिट ही इमिट कर पाए, और जो XYZ कंपनी थी उसने 150 कर लिया है। तो क्या कर सकती है, हमारे जो 80 यूनिट्स हमारे पास जो रिजर्व है उनको हमसे खरीद सकती है। तो 80 करके इस तरह उसको बोलते हैं कार्बन इमिशन ट्रेडिंग, जो है उसको ट्रेड करना। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन भी ऐसा ही कुछ था कि जो टेक्नोलॉजी वगैरह ट्रांसफ़र करनी है और आपस में बात करनी है। इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो दिस प्रोटोकॉल अप्लाइज टू फॉलो ग्रीन हाउस गैस। तो यहाँ पर क्या गया, उसमें ये बोली गई कि जो देखो,
ओजोन डिप्लीशन जो गैसेस थी वो तो हो गई हमारी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, ठीक है। जो क्योटो प्रोटोकॉल में है उसमें बात की गई ग्रीन हाउस गैसेस की। और कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस, ये 6 गैसेस है, याद कर लो इन सबको, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और परफ्लोरोक्लोरोकार्बन्स। इसमें क्लोरीन नहीं है, आपने देखा ना यहाँ पर क्लोरीन नहीं है, क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात की गई। द प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ शेयर्ड बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट आता है, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR। CBDR एक्चुअली कॉन्सेप्ट इंडिया के थ्रू ही ये इसको प्रमोट किया गया था। जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि आप जो मेन सिटीज़ में रहते हो तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है पोल्यूशन की। अब एक सोच कर देखो, क्या आप जिम्मेदार हो इस चीज़ के लिए? आर यू रेस्पॉन्सिबल फॉर इट? नो, इट इज़ द बिग कंपनीज, लेकिन आपको झेलना पड़ता है। अब इसको लेकर चलते हैं इंडियन लेवल के हिसाब से। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या इंडिया एज ए कंट्री रेस्पॉन्सिबल है? नहीं है, क्योंकि इट वॉज द यूरोप, इट वॉज द USA जिन लोगों ने एक्सप्लोइट किया, अच्छा खासा पोल्यूशन करा, उसकी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। और आज आकर बात करते हैं कि हमें प्रोटेक्ट करना है। तो इंडिया ये बोलता है कि हमारा कॉमन, जो इंडिया का जो इंटरेस्ट है कॉमन है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी अलग है। हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है, ठीक है, हम भी मानते हैं, एक USA कंट्री भी है, इंडिया भी है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होनी चाहिए, हमारी अलग होनी चाहिए। इसको बोलते हैं CBDR कॉन्सेप्ट, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इंडिया के थ्रू काफ़ी इसको प्रमोट किया गया। तो इसमें क्या होता है, ये वाली बात की जाती है कि हिस्टोरिकली आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो, हम लोग तो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो आप ये तो एक काम करो, हमें पैसे दो, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो हमें पैसे देंगी, जिससे कि हम लोग नई टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट कर सकें, या फिर आप हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दो। हम लोग कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट बना रहे हैं, आप हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले चीज़ दे दीजिए, तो ये हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड द CBDR कॉन्सेप्ट। It places the obligation on developed countries to reduce current emissions on the basis that they are historically responsible for the current level और greenhouse gases in the atmosphere। कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्यों उनको बात की गई है ना, कि इंडिया ने बोला हम लोग जिम्मेदार नहीं है, इट्स यू हु इज रिस्पॉन्सिबल। क्लियर है। क्योटो कहाँ से निकला है, इसमें ग्रीन हाउस गैसेस के को भी ऐड कर दिया गया। जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसको 2 पार्ट में इम्प्लीमेंट करना था। 2007 से 2008 से लेकर 12 तक फेज़ 1, और दिस वाज द फेज़ 1, और जो फेज़ 2 था वो था 2013 से लेकर 2020। याद रखना ये वाला फैक्ट, क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर से लेकर आऊँगा मैं इसको। खैर, फिर क्या होता है, रोटरडैम कन्वेंशन। रोटरडैम क्या है? रोटरडैम, रोटर नदी है, उसके ऊपर डैम बनाया हुआ है, उसको बोलते हैं रोटरडैम। नीदरलैंड्स में है, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटी इन यूरोप। इसको बोलते हैं गेटवे टू द यूरोप। यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट जो है रोटरडैम है। जितना भी बड़ा सामान जाता है यूरोप के अंदर, रोटरडैम पोर्ट से ही होकर जाता है। तो ये मैंने फ़ोटो क्लिक कर रही है किसकी, कौन सा ब्रिज है ये, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इरास्मस ब्रिज। इरास्मस ब्रिज। इसमें क्या बात की गई रोटरडैम कन्वेंशन के अंदर कि प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड इन इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब क्या है, अगर कोई कंट्री ए है और ये कंट्री बी है, अगर कोई भी कंट्री ट्रेड करना चाहती है हजार्डस केमिकल्स में या पेस्टिसाइड्स में, तो बताना पड़ेगा बी कंट्री को पहले कि हम लोग ये भेज रहे हैं या फिर हम आपको ये चीज़ डंप करने वाले हैं। तो अगर ठीक है, सो प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर ऑफ फॉर सर्टेन हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड इन इंटरनेशनल ट्रेड। अपनी कंट्री में कुछ भी करते रहो, लेकिन एक कंट्री दूसरी कंट्री में भेज रहा है तो उसको बताना पड़ेगा कि हम कौन कौन सी केमिकल्स आपको भेज रहे हैं, ठीक है, जिससे वो तैयार हो सके, मना कर सके। ठीक है, और थोड़ा सा और बचा हुआ है, आई नो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ये ज़रूरी है। ये आपने कर लिया, उसके बाद आपको कुछ और ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। और मैं देखो, मैं ऐसा कभी नहीं बोलता हूँ कि आप ये कर लो, बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये थंबनेल सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए होते हैं। मेरा टारगेट होता है कि आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा दूँ, और बाकी हो सकता है कि इससे बाहर ही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 99% चांसेस है कि इससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन जितने भी मेजर कन्वेंशंस हैं, और ये PPT बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है इसको वो करने में, तो तभी थोड़ा डिले होगी वीडियो 4-5 दिन। ठीक है, तो फिर आता है कार्टागिना प्रोटोकॉल। कार्टागिना अभी शायद वो कर रहे थे बात।
तो काटेना क्या, मुझे याद आ गया, इट्स कोलंबो में एक सिटी है, कोलंबो में एक सिटी है, तो कार्टागेना प्रोटोकॉल है। सो बायोसेफ्टी के बारे में बात करता है, ये भी क्या है, प्रोटेक्टिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फ्रॉम पोटेंशियल रिस्क पोजेड बाय द लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ये बात करता है कि अगर आपने कोई भी स्पीसीज को तैयार किया है जेनेटिकली, तो आप दूसरी कंट्री को बताओगे कि जो स्पीसीज है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इसके जीन्स ये हैं। अब उस कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। वो चेक करेगा कि वो जो स्पीसीज आ जाएगा क्या उससे लोकल इन्वायरमेंट पे या लोकल बायोडाइवर्सिटी पर तो कोई नुकसान नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को बोला जाता है कार्टागेना प्रोटोकॉल। आया समझ में? वही चीज़ है, मान लीजिए कंट्री ए और कंट्री बी, इसने क्या करा, एक फ्रॉग ले लेते हैं, FROG, एक फ्रॉग ले लेते हैं। ये फ्रॉग मत सोचो, इसको थोड़ा वैसे लेते हैं, एक हम ले लेते हैं चिकन ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। कंट्री ए ने क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड करा। जो चिकन नॉर्मली 1 kg का होता है, उसने उसको जीन्स में ऐसे मॉडिफाइड कर दिया गया कि ये भी 2 kg का होने लगा। अगर ये चिकन यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाएगा तो इस कंट्री बी कंट्री को बताना पड़ेगा कि हम लोग ऐसी चीज़ भेज रहे हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इसको रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते हो। यही तो है, प्रोटेक्टिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फ्रॉम पोटेंशियल रिस्क पोजेड बाय द लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? तो ये कार्टागेना कोलंबिया की सिटी है, यहाँ पर ऐसा है। फिर आता है स्टॉकहोम कन्वेंशन। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लो इसको भी। स्टॉकहोम कन्वेंशन इज ए ग्लोबल ट्रीटी दैट एम टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ, और ये बात करती है ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करने की एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, POP। क्या होते हैं, जस्ट चेक ऑन दी गूगल, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। मैं लोगों में यहाँ पर डाल दिया है क्योंकि नाटाओ में पूछ रहे हैं लोगों, तो मैंने इसलिए भी डाल दिया है सब चीज़ें। थोड़ा सा याद रखना चाहो तो रख सकते हो, वैसे इसका इतना फ़ायदा है नहीं, मैं आपको सही बताऊँ। फिर हमने देखा था नगोया प्रोटोकॉल और कार्टागेना प्रोटोकॉल, दोनों के बारे में बात की थी ना। अभी 2000 में आया था कार्टागेना, और उसके 10 साल बाद आता है नगोया प्रोटोकॉल। ये वही बात करता है कि एक्सेस टू द जेनेटिकली रिसोर्सेज एंड अ फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। किसी एक रीज़न के आप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को यूज़ कर रहे हो, उसका प्रॉफिट कमा रहे हो, तो मेक श्योर कि दिस प्रॉफिट शुड बी रीचेस टू दी दैट कम्युनिटी ऑल्सो। ठीक है, इसको बाकी डिटेल में पढ़ना हो तो ये आप इसको पढ़ सकते हो। ओके, और फिर आता है रियो 20, ये करना भूल गया मैं। रियो 20 का मतलब क्या है, आपको याद होगा कि जो मेजर ट्रीटी साइन हुई थी 1992 में, रियो समिट हुई थी, उसके 20 साल कंप्लीट होते हैं तो 2012 में होंगे, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए फिर से समिट रियो में करी गई। तो ये है ना, रियो +20 का मतलब वही है कि रियो की जो समिट हुई थी 1992 में, उसके 20 साल कहाँ पर हुआ, फिर से वहाँ पर ही करा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो 20th एनिवर्सरी ऑफ द रियो समिट। फिर मैंने आपको बात की थी क्योटो प्रोटोकॉल के 2 पीरियड थे, फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़, तो आपको थोड़ा सा याद आया होगा अभी। तो 2020 तक तो क्योटो प्रोटोकॉल चले थे। अब 20 के बाद क्या होने वाला है, 20 के बाद क्या होगा, उसको डील करने के लिए बनाया गया था पेरिस क्लाइमेट डील। पेरिस क्लाइमेट डील, क्योंकि उनको पता था कि 2015 से बात करना स्टार्ट करेंगे तो 5 साल लग जाएंगे इसको कुछ फाइनलाइज होते होते, क्योंकि 2020 तक तो क्योटो प्रोटोकॉल चल रहा है। उसके बाद क्या होगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय द पेरिस क्लाइमेट डील। तो यहाँ पर COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2015 में मिले पेरिस में, और यहाँ पर बात की गई क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मेन टारगेट क्या था, मेन टारगेट ये था किसी भी तरीके से 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ होने को रोकना। मतलब क्या है, जैसे हमने ग्राफ देखा था ना यहाँ पर स्टार्टिंग में, कि जो ऐसा ग्राफ देखने को मिला था ना मेरे को, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, जो ये वाला टाइम पीरियड था, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फेज़। अगर उस टाइम पीरियड उससे लेके अभी तक किसी भी हालत में 2 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इवन इट इज़ बेटर टू से कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रोक लो। और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो अभी तक जो हमारी अर्थ है 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलरेडी हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कर चुके हैं। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड था उससे अभी तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारा अर्थ का बढ़ चुका है।
और अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो ड्रास्टिकली और काफ़ी बड़े लेवल पर हमें इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, रिजल्ट नेगेटिव सेंस में, ठीक है। सो द मेन टारगेट वाज टू लिमिट 2 डिग्री सेल्सियस अबव इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये कब आएगा? 2020 में आ चुका है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। यहाँ पर ये बड़ा एक उसको बोलते हैं IDC, उसको बोलते हैं इंटेंडेड नेशनली डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन, INDC। इसका मतलब क्या होता है? इस पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, ऑल्दो इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, फिर भी बता देता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं। इस एग्रीमेंट में ये वाली बात की गई कि आज तक ट्रीटी वाले बताते थे कि हर कंट्री को ये करना है। पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर ये वाली बात आई कि हर कंट्री, जितनी भी एवरी कंट्री, दे विल डिक्लेयर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टारगेट। जैसे इंडिया ने क्या बोला कि हम लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कमिटेड हैं, और उसके लिए हम अपनी तरफ से क्या करेंगे उसको बोला गया INDC, ठीक है। सो इंडिया ने क्या बोला कि हम लोग क्या करेंगे कि रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाई 30 to 35% बिलो 2005 बाई 2030। मतलब हम 2005 का जो लेवल था उसके 30% कम कर देंगे 2030 तक। अगर इंडिया उस टाइम में 100 यूनिट गैस इमिट करता था 2005 में, सो 2030 तक आते आते 65 to 70% ही रह जाएगा, ठीक है। 40% ऑफ इस पावर कैपेसिटी टू बी बेस्ड ऑन नॉन फॉसिल फ्यूल्स। और जितनी एनर्जी इंडिया जनरेट करता है तो उसकी 40% जो जनरेट करेगा नॉन फॉसिल फ्यूल, मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से। इसलिए आपको देखने को मिलेगा होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। क्यों कहते हैं हम, जो मोदी साहब जाते हैं तो इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, इसीलिए करते हैं कि हमारा ये टारगेट है कि हमें जो फॉसिल्स हैं उसकी डिपेंडेंसी कम करनी है, 40% तक कम करनी है। और हमें क्या करना है? कार्बन सिंक का मतलब क्या होता है? कार्बन सिंक का मतलब क्या है कि जो कार्बन जो मार्केट में जा रहा है, मार्केट का मतलब इन्वायरमेंट में जा रहा है CO2, उसको सिंक करना है, इकट्ठा करना है। कितना? 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाई 2030, ठीक है। अचीवमेंट वगैरह ही पुराना है तो अब तो चेंज हो गया 2018 का, बस मुझे अच्छा लगा मैं डाल दिया ये, ठीक है। फिर 2 कॉन्सेप्ट और आते हैं, फिर हम खत्म कर देंगे, MDG और SDG। ये क्वेश्चन आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले 2000 से लेके 2015 तक चलता था MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, क्योंकि न्यू मिलेनियम आ रहा था। सो एट यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम समिट हुई थी सितंबर 2000 में सॉरी। वर्ल्ड लीडर्स एग्री टू 8 स्पेसिफिक मेजरेबल डेवलपमेंट गोल। सारे दुनिया के लोग मिले और उन्होंने बोला कि 8 गोल्स हम डिसाइड कर रहे हैं एंड एवरी कंट्री हैज़ टू वर्क फॉर इट। और इनको बोला गया MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसके अंदर 8 गोल हुआ करते थे, 18 टारगेट थे और 48 इंडिकेटर थे। और टारगेट ईयर क्या था? 2015। कहीं ना कहीं कुछ कमी रही थी इन गोल्स में, सारे बिल्कुल फेल भी नहीं हुए और सब कंट्रीज़ ने पूरा 100% अचीव भी नहीं किया। 8 गोल्स क्या क्या थे ये याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये आउटडेटेड हो चुका है, थोड़ा जानकारी होना जरूरी। क्या था? एक्सट्रीम हंगर पॉवर्टी खत्म करना था, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन प्रमोट करना था, प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी एंड एम्पावर वुमेन्स करना था, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी जो बच्चे मर जाते हैं उनको रिड्यूस करना था, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज, उनको भी कंट्रोल करना था, एंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ये 8 गोल हुआ करते थे। तो अगर मन करे कि इंडिया ने कितना अचीव किया है तो सर्च करना रिजल्ट ऑफ इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन इन MDG, तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो बता देंगे कहाँ पर इंडिया ने अच्छा किया और कहाँ पर इंडिया फेल हो गया करने में, ठीक है। तो आज का जो लास्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये क्या होते हैं, इसको क्यों आ गया ये हटाना बोल गया मैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब 2000 से लेके 2015 तक थे MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। 2015 वाज लास्ट डेडलाइन। 2015 से लेके जो 2030 तक होने वाले हैं उनको बोला गया SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसलिए मुझे MDG बताना जरूरी था। टू ब्रिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द मेन स्ट्रीम, यूनाइटेड नेशंस लॉन्चेस 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो यहाँ पर क्या था, दिस यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल है, इंटीग्रेटेड है एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंडा एम्स टू स्पावर एक्शंस दैट विल एंड पॉवर्टी एंड बिल्ड अ मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। 2015 से लेकर 2030 तक को प्रमोट करने के लिए, सस्टेनेबल वर्ल्ड को प्रमोट करने के लिए बनाया गया। देर आर 17 गोल्स, 169 टारगेट्स हैं, 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कितने गोल्स हैं कितने टारगेट हैं, 17 + 169।
जो अचीव करें 2030 तक। रीचिंग टू द गोल रिक्वायरमेंट एक्शन ऑन गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी, सारे काम करने हैं, लेकिन ये लीगल बाइंडिंग नहीं है। मतलब कंट्री ट्राई करेगी, अब ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाई तो उसको आप जेल में डाल दोगे, फाइन लगा दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्या क्या चीज़ है इसमें कि नो हंगर, नो पॉवर्टी, पॉवर्टी ख़त्म करनी है, नो हंगर, गुड वेल्थ, हेल्थ एंड वेल बींग्स, क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट करनी है, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करना है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, पानी, साफ़ सुथरा पानी और सैनिटेशन प्रमोट करना है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, फिर आता है डिसेंट वर्क ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करना है, रिक्वायर रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। जैसे ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है पूरी दुनिया में ये वैसे तो, लेकिन टू पर्टिकुलर साउथ एशियन कंट्रीज़ में, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इन कंट्रीज़ में वुमेंस को अच्छी तरह से हम ट्रीट नहीं करते हैं। तो जो जेंडर इक्वालिटी है उसको प्रमोट करना है। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, जो सिटीज़ हैं उनको सस्टेनेबल तरह से बनाना है। जैसे मुंबई में फ्लड चल रही है, देखा होगा आपने, इट इज़ नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, तो वो भी करना है। क्लाइमेट एक्शन पर ध्यान करना है। वो लाइफ बिलो वाटर, जो समुद्र है, ओशन है, सीज़ हैं, उनकी लाइफ के बारे में सोचना है। लैंड के ऊपर जो लाइफ है उनके बारे में सोचना है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, समाज के अंदर पीस लेकर आनी, जस्टिस लेकर आना, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं। और पार्टनरशिप फॉर द गोल, ठीक है, ये काम करना है। तो 17 गोल्स हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर कुछ टॉपिक रहता तो मुझे बताना। जहाँ तक मुझे लगा कि इतना काफ़ी था, वीडियो काफ़ी लंबी रही, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने आपको काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, लोगों के साथ शेयर करना। और आपको मैंने बता दिया है, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो बहुत छोटा कोर्स है, बहुत सस्ता कोर्स है, यू कैन ज्वाइन। डाउनलोड दिस आर्क जेनेसिस ऐप, और इन फ्यूचर आर्क जेनेसिस के ऊपर बहुत कुछ आने वाला है, वी आर वर्किंग फॉर इट। तो आप डाउनलोड तो कर ही सकते हो। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ रिव्यू दी ऐप, बाकी लोगों के लिए फ़ायदा हो जाता है। सो ध्यान रखो, फिर दूसरी वीडियो में मिलते हैं जल्दी। सी यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।